हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा कुरुक्षेत्र मैगजीन के ऊपर बेस्ड है। कुरुक्षेत्र मैगजीन जो गवर्नमेंट की पब्लिश मैगजीन होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र मैगजीन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी स्कीम्स, जो भी डाटा इसके अंदर मेंशन किया जाता है, जो इसके अलावा जो भी थीम इसके अंदर बेस होती है। स्टूडेंट, थीम के थ्रू ऐसा है कि आप इन थीम के थ्रू अपने जो मेंस का प्रिपरेशन है वो भी कर सकते हो। जैसे अभी हम बात करें कि जो हमारी अगस्त की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है, ये रूरल जो इकोनॉमी है, रूरल जो इंडस्ट्री है, उसके ऊपर में बेस है कि रूरल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से होनी चाहिए, उन सब के ऊपर बेस है कि कोविड के समय में कैसे रूरल एरिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं, कैसे जो एग्रीकल्चर के ऊपर दोबारा से जो लोग हैं जो माइग्रेशन किए हैं अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ में, गाँव की तरफ वापस गए हैं, तो उन लोगों के द्वारा वहाँ पे किस तरीके से एग्रीकल्चर के द्वारा उनको हेल्प किया गया है। वो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमको इस मैगजीन के थ्रू, इस मंथ की जो मैगजीन है इसके थ्रू हमको जानकारी मिलेगी। स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये योजना और कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है, योजना और कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है, इनके बारे में हमको रीड करना चाहिए। कंप्लीट रीड ना करो तो कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, उनके बारे में इनको हमको रीड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये मैगजीन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बात करें हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, चाहे बात करें हम मेंस के एग्ज़ाम की, तो उनके लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों मैगजीन, कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैगजीन है, जो अगस्त की जो मैगजीन है, ये रूरल इंडस्ट्री के ऊपर बेस है, रूरल इंडस्ट्री के ऊपर ये बेस है। तो स्टूडेंट, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें कि मैगजीन के अंदर क्या बताया गया है। मैगजीन के अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताई गई हैं, एक बताया गया है कि रूरल इंडस्ट्री का जो फेस है वो कैसे चेंज हो रहा है, समय के साथ में जो रूरल इंडस्ट्री है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, रूरल इंडस्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करना चाहिए, रूरल इनकम को, गाँव की जो लोग हैं जो रह रहे हैं उनकी इनकम को जो इंक्रीज करने के लिए क्या किया जा रहा है। इसमें महिलाओं से रिलेटेड भी एक चैप्टर है स्पेशल, जिसमें लाइवलीहुड जो NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके थ्रू वुमेन्स का जो क्या कंट्रीब्यूशन है लाइवलीहुड को प्रमोट करने में। तो रूरल इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस हैं, एग्रो बिजनेस हैं, उनके ऊपर में क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारी जो स्कीम्स हैं इस मैगजीन के अंदर मेंशन की गई हैं। उन स्कीम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि उनमें स्कीम्स को आप प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके से जब आप मंथली मैगजीन कवर करोगे, मंथली मैगजीन जैसे अगर आपने नेक्स्ट ईयर मई के अंदर आपको पेपर देना है, नेक्स्ट ईयर मई के अंदर पेपर देना है, तो कम से कम आप 10 to 12 मैगजीन हैं उनको कवर करोगे। इन 10 to 12 मैगजीन हैं, इनको जब आप कवर करोगे तो हर मैगजीन में आपको 4 से 5 स्कीम मिलती हैं और आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई स्कीम कैसे आपको यूज़ करनी है आंसर राइटिंग में, कोई इंपॉर्टेंट लाइंस, बेसिक जो सेंटेंस होते हैं जो हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो सब जानकारी हमको यहाँ पे मैगजीन को जब आप रीड करते हो, जब समझते हो, तो आपको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मैगजीन के बारे में। तो सबसे पहले रूरल एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेक्टर है उसका कैसे वो चेंज हुआ आज़ादी के समय से और अब तक किस तरीके से चेंज आया है, उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी रूरल एरिया की बात आती है तो हमारे ध्यान में एक ही चीज़ बात आती है कि एग्रीकल्चर, कि वहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हैं। एग्रीकल्चर या उससे अलाइड जो इंडस्ट्री हैं, जो सेक्टर हैं, जैसे अलाइड में क्या हुआ, जैसे एग्रो बिजनेस से रिलेटेड कोई सेक्टर हो गया, या डेयरी हो गया, या हॉर्टिकल्चर हो गया, इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं इन सबको एग्रीकल्चर के साथ में ही अलाइड सेक्टर के रूप में माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का जो सेक्टर होता है वो रूरल एरिया का जब भी ध्यान आ जाता है, जब भी उसके बारे में बात आती है, तो हमको ये पता लगता है। स्टूडेंट्स, हमारी इंडिपेंडेंस के समय में, हमारी आज़ादी के समय में जो रूरल एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ हमारे इंडिया से 70% जो लोग थे वो काम किया
करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर उसके बाद में उनका जो जीडीपी था, हमारा जो जीडीपी जो इनिशियल फेज में था वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। उसके बाद में सर्विसेज आती हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है। तो और अगर प्रेजेंट समय की बात करें तो ओनली 45% लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं और 18% ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी भी जो वर्क फोर्स है हमारे देश के, जितने जो वर्क फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क फोर्स ये होता है 18 ईयर के बाद में जो लोग काम करने की उम्र में आते हैं, 18 के बाद में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी वर्क में, तो उनको वर्क फोर्स के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज भी 45% के आसपास, 45% के आसपास जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। बट कि इसका जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे देश की जो ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 18% है। तो स्टूडेंट्स ये क्या शो करता है कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम है। उसके बिहाइंड में एक मेन रीज़न ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है, एक तो देखो आप किसी भी गांव के अंदर देखिए, जैसे जो ज़मीन है उसका जो डिवाइड होता है नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो डिवाइड होने की वजह से ये है कि किसी के पास 10 हेक्टेयर है, तो अगर उसके 2 बेटे भी हैं तो वो नेक्स्ट ईयर 5 and 5 में डिवाइड होगा वो। तो ये 5 and 5 में जो डिवाइड होगा एग्रीकल्चर का, तो इसकी वजह से क्या है कि जो लैंड होल्डिंग है, लोगों के पास ये लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है और लोग यहाँ पे बेसिकली लैंड होल्डिंग कम होने की वजह से जो भी उनके एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजप्शन के अंदर ही चला जाता है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और जल्द ही चाइना को ये पीछे छोड़ देगा इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो हमारे सेल्फ कंजप्शन के अंदर ही चला जाता है, हमारे कंट्री के द्वारा ही कंजप्शन कर लिया जाता है। इसकी वजह से भी जो प्रोडक्टिविटी है जो इसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की वो काफ़ी कम है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा, तो इसकी वजह से जब इतना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे जो इनकम के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो किस तरीके से हुआ उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो इसमें देखा जाता है कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रायोरिटी एरिया था हमारे इंडिपेंडेंस के समय ही। किस तरीके से कि जैसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जो रिजोल्यूशन आया था जिसमें रूरल एरिया के बारे में बात की गई थी, वो 1948 के अंदर आई। उसके बाद में स्किल लो, हमारे अगर फंडामेंटल इशू जो एसोसिएटेड हैं गाँव के अंदर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, तो लेबर है जिसके पास में स्किल का ना होना, लोगों के पास कैपिटल पैसे का ना होना, रॉ मटेरियल की कमी और मार्केटिंग, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया पहले 5 ईयर प्लान के अंदर में कि ये इशू हैं हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद में प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है और प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी में जो विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनके बारे में बात की गई सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर में। सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 आता है और यहाँ पे रूरल और एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक माइलस्टोन के रूप में साबित होता है सेकंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद में थर्ड भी आएगा, फोर्थ 5 ईयर प्लान आएगा, जिनके अंदर बेसिकली जो स्किल को ध्यान रखा गया, किस तरीके से चेंज कर रहे हैं उनके बारे में ध्यान रखा गया। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1977 आता है और जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर में ध्यान देने की बात की गई थी। स्टूडेंट्स इसके बाद में 1990 के समय में एक बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका सेटअप किया जाता है और उसमें का मेन जो टारगेट हो ये होता है कि जो क्रेडिट है वो कंटिन्यू सप्लाई हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो स्टूडेंट्स क्या हमको समझ में आया कि इनिशियल फेज से ही रूरल इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया। जो क्रेडिट के लिए जो सिडबी बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1990 में इस्टेब्लिशमेंट में आता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर उनका कम्प्लीटली ध्यान था। फिर 2006 के अंदर एमएसएमई एक्ट आता है। एमएसएमई एक्ट के अंदर में बेसिकली रूरल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे हमारे दो इम्पोर्टेंट यहाँ डेवलपमेंट होते हैं। हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान से जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में ध्यान दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे
जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ स्कीम्स भी मेंशन की गई हैं कि इन स्कीम्स के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया है। उन स्कीम्स को हम एक साथ देखेंगे और भी उन चैप्टर्स के अंदर उन स्कीम्स का मेंशन है, तो उन सब स्कीम्स को हमको दूसरे चैप्टर के अंदर एक साथ उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हमको जो समझ में आया कि रूरल इंडस्ट्रीज़ का जो फेस है वो किस तरीके से चेंज हुआ, किस तरीके से रूरल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, और कम्प्लीटली रूरल जो हम बात करें कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी 70% पॉपुलेशन जो आज़ादी के समय बेस्ड थी वो आज ओनली 45% है। और इसके अंदर भी एक टॉपिक निकल के आता है स्टूडेंट्स, वो निकल के आता है फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उसके क्या रीज़न हैं, क्या चैलेंज हैं, इसके ऊपर भी आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे जो मेल पर्सन्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ को, और जो वुमेन होती हैं उनके घर की, वो लोग घर पे ही एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हैं, एग्रीकल्चर को वो लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक निकला कि जो एग्रीकल्चर है उसका जो बेसिक वर्क है वो मेनली डन किया जा रहा है यहाँ पे फीमेल्स के द्वारा, वुमेन्स के द्वारा वो काम किया जा रहा है। तो इंडियन एग्रीकल्चर का जो फेमिनाइजेशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे सवाल था कि फेमिनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या चैलेंज हैं इंडियन वुमेन्स को। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो मशीन जो यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे हम बात करें ट्रैक्टर की या उसके साथ में जो भी यूज़ किया जाता है कि खेत को हार्वेस्टिंग करने के लिए या किसी भी एक्टिविटी में जो मशीन यूज होती हैं वो बेसिकली मशीन्स काफ़ी हैवी होती हैं। तो वुमेन्स से रिलेटेड बेसिकली कुछ ऐसी मशीन्स का डेवलपमेंट हो जो वुमेन्स उनको ईजिली यूज कर सकें। तो ये फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का एक मेन चैलेंज भी है और एक डिमांड भी है कि इस तरीके की जो मशीन है, इस तरीके के जो ट्रैक्टर्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने की वजह से जो आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ है, फीमेल्स के द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। आप देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर का जो काम है वो मेनली डन किया जाता है फीमेल्स के द्वारा ही। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमको यहाँ पे जानकारी पता लगी, बैंक के बारे में पता लगा कि किस तरीके से वहाँ पे जो क्रेडिट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बैंक का डेवलपमेंट हुआ, एमएसएमई एक्ट आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये देखते हैं कि रूरल इंडस्ट्रीज़, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें तीनों मिलके कैसे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोविड के बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक 4E अप्रोच लाई गई। 4E अप्रोच क्या लाई गई, कोविड का जब आफ्टर द कोविड जो इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए आप इस तरीके के जो अप्रोच हैं, 4E अप्रोच है या और भी जो बिल्ड बैक बेटर एक अप्रोच है, B3 बिल्ड बैक बेटर जो अप्रोच है कि दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरीके डेवलप करना है, जो हमारा G7 का भी एक मेन मोटिव है। तो 4E अप्रोच लाई गई। ये अप्रोच जब आप इस तरीके की जब अप्रोच आप आंसर में लिखोगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो 4E एक अप्रोच लाई गई जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, एनेबलिंग इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो। एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज हो स्टूडेंट्स, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक टारगेट लिया गया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको डेवलप करना है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट का डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया है। और 45% जो हमारी जनता है वो रूरल एरियाज़ के अंदर एग्रीकल्चर में ही काम कर रही है। तो क्यों ना एग्रीकल्चर बेस एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, उन सब के बारे में भी एक चैप्टर में यहाँ स्पेशल डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि एमएसएमई के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में जो हेल्प मिली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उद्यमी भारत। उद्यमी भारत प्रोग्राम के अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एम्फेसाइज किया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको करना चाहिए आफ्टर द पेंडेमिक, और जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, उद्यमी भारत स्कीम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया गया, काफ़ी ज़्यादा बताया गया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक जो स्कीम है जिसको बेसिकली रीड करना है वो है उद्यमी भारत। उद्यमी भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए। उद्यमी का बेसिकली जो मीन है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यम जो वर्ड है उसी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका जो इम्पोर्टेंट है उसको एक्सपेंडेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किया गया और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अर्बन रूरल का जो माइग्रेशन है, अगर रूरल एरिया के अंदर ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा तो लोगों को माइग्रेशन क्यों होगा, तो माइग्रेशन को रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 67% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ के अंदर में रहती है। एमएसएमई वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके अंदर अगर हम बात करें क्रेडिट के लिए, एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है। इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स अच्छे से कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है जो हमारी इमरजेंसी क्रेडिट के लिए है। या इसके अलावा रैंप है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, उनको एमएसएमई की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों स्कीम्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर के रिवाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। जो प्रोडक्शन के साथ में लिंक हैं कि जिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा तो उनको यहाँ इंसेंटिव दिया जाएगा। पीएम गति शक्ति भी है, पीएम प्रधानमंत्री गति शक्ति है जो हमारे बजट के अंदर अनाउंस की गई थी। वो ग्रोथ के रूप में काम करेगी। रोड डेवलपमेंट है, रेलवे, एयरपोर्ट, इन सब का जो डेवलपमेंट है इन सब के लिए जो पीएम गति शक्ति, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको एक गति देना, उसको एक स्पीड देना, तो बूस्टर के रूप में ये स्कीम जो हमारे बजट के अंदर लाई गई है पीएम गति शक्ति, इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो स्कीम है रूरल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जैसे हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये सब स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें क्रेडिट भी दिया जा रहा है। तो रूरल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमको पता लगा कि वहाँ पे जो माइग्रेशन है उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 4E स्ट्रेटजी के बारे में हमको पता लगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमको पता लगा। इसी के अलावा और भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे असीम स्कीम है, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर मैपिंग। तो यहाँ पे असीम स्कीम के थ्रू जो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स का जो मैपिंग किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया था, ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस है। तो ऐसे बहुत सारी जो स्कीम्स है वो लॉन्च की गई हैं एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के लिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रूरल एरियाज़ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करती हैं कि रूरल इनकम को किस तरीके से बूस्ट करना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किसी भी एरिया के अंदर होता है तो वहाँ की जो लाइफ है, लाइवलीहुड है, उसको इम्पैक्ट तो होता है स्टूडेंट्स। वहाँ पे वेजेज ही इम्प्रूव नहीं होते, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउसिंग, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो डेवलपमेंट होता है उनका में बूस्ट मिलता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए विलेज इंडस्ट्रीज़ प्रोग्राम है जिसको 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था, विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, 7 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें एग्रो है, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रोल बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट में ये सब हेल्प करते हैं। तो जिसमें विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोग्राम है जिसमें एग्रो बेस एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप किया जाएगा। फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री हैं उनको डेवलप किया जाएगा। हैंडमेड जो पेपर बनाए जाते हैं, जो पेड़ है उसकी जो छाल होती है उससे जो पेपर बनाए जाते हैं हैंडमेड पेपर, तो उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। फाइबर इंडस्ट्री हो गई, मिनरल बेस इंडस्ट्री हो गई, पॉलीमर एंड द केमिकल बेस इंडस्ट्री, रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सर्विस एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस तरीके से ये 7 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू डेवलप किया जाएगा स्टूडेंट्स।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक स्कीम आती है स्टूडेंट्स, स्फूर्ति नाम की एक स्कीम है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको एमएसएमई के थ्रू या हम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसके द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका जो मेन एम है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आर्टिसंस हैं उनसे जुड़े हुए उनके क्लस्टर्स यहाँ बनाए जाएंगे, उनको कंपटीशन, उनके बीच में आपस में कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव को जो स्पिरिट है उसको प्रमोट किया जाएगा, जिससे उनकी इनकम है वो इम्प्रूव हो सके। इसमें क्लस्टर्स के अंदर बेसिकली असिस्टेंस दिया जाएगा, ऐसे क्लस्टर्स जहाँ पे 500 तक के जो लोग हैं, आर्टिसंस हैं, वो काम करते हैं, उनको 2.5 करोड़ तक का यहाँ पे असिस्टेंस है। इसके अलावा ऐसे क्लस्टर्स जहाँ पे जो आर्टिसंस के क्लस्टर जहाँ पे 500 से अधिक हैं तो वहाँ 5 करोड़ तक का, यहाँ पे 5 करोड़ का यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाएगा। तो रेगुलर क्लस्टर हैं और मेजर जो क्लस्टर्स हैं स्फूर्ति स्कीम के अंदर जो ट्रेडिशनल सेक्टर से रिलेटेड है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, ये आर्टिसन से रिलेटेड है स्फूर्ति स्कीम, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि रूरल एरिया में जो इनकम है उसको किस तरीके से बूस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, क्यों इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज़रूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें 7 इंडस्ट्रीज़ को चूज किया गया है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री बेस, हैंडमेड पेपर, मिनरल बेस, केमिकल बेस, रूरल इंजीनियरिंग बेस, सर्विस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर उसमें देखा कि कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जिसमें स्फूर्ति स्कीम है जो एमएसएमई के थ्रू है। स्फूर्ति स्कीम में ट्रेडिशनल जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको हेल्प दी जाएगी, इंडस्ट्रीज़ को हेल्प दी जाएगी। फिर इसके बाद में पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इस स्कीम को एमएसएमई के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। केवीआईसी जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। केवीआईसी इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाता है नॉन फार्म सेक्टर के अंदर में, जिसमें कोयर विकास योजना है, ये कोकोनट सेक्टर से रिलेटेड है। महिलाओं को भी इसमें यूज़ किया गया है। बी कीपिंग हनी मिशन है, वो केवीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोट्री प्रोग्राम है, कुम्हार सशक्तिकरण, ये अभी इस रिसेंटली जो हमारे जो पोट जो बनाते हैं, कुम्हार जो होते हैं, जो जिनके द्वारा जो पोट होते हैं, जो मिट्टी के जो पोट होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। खादी विकास योजना लॉन्च की गई थी। और इसके अलावा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप एरिया, ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है जो विलेज एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, उनको यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स, रूरल एरिया की इनकम को प्रमोट करने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रूरल एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सिस्टम है उसको कैसे अनलॉक करना है, किस तरीके से उसको यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज़ादी के 75 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 76 हमने इंडिपेंडेंस डे अभी सेलिब्रेट किया है। तो 75 इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने पे रूरल इंडिया का एक स्पेशल एक असेट के रूप में प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा देखा जा रहा है रूरल इंडिया को एक स्पेशल असेट के रूप में। वो ग्रेट पोटेंशियल है जिससे इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है उसमें स्पीड आ सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है कि 67% पॉपुलेशन तो अभी भी हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर ही रहती है, और ये अगर पॉपुलेशन अगर कम्प्लीटली कंट्रीब्यूट करे हमारे देश के डेवलपमेंट में, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो सेक्टर है, जो इकोनॉमी सेक्टर है, उसके डेवलपमेंट में कितना हेल्प होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, एस्पायर स्कीम नाम है, द स्कीम फॉर प्रमोशन इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साथ साथ में सनराइज सेक्टर, ऐसी जो इंडस्ट्रीज जिनको अभी डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, तो वहाँ पे इनको यूज़ किया जाएगा इस स्कीम को। यहाँ पे बेसिकली 2015 में ये लॉन्च की गई थी। इसमें रूरल लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स को डेवलप किया गया है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, फंड फॉर स्टार्टअप्स, ऐसे कुछ बहुत सारे जो क्रेडिट से रिलेटेड भी हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड भी हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स को यहाँ सेटअप किया जाएगा इस स्कीम के अंदर में। तो यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्कीम आती है एस्पायर स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्पायर स्कीम के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलेगी इस चैप्टर के अंदर में कि रूरल इंडस्ट्रीज़ का जो बेसिकली बूस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, अनलॉक करने के लिए, उस टैलेंट को यूज़ करने
करने के लिए जो एस्पायर स्कीम है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एग्रो बिजनेस सेक्टर में, तो यहाँ मत्स्य संपदा योजना है जो हमारे फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। वुमेन्स के लिए उद्यम सखी पोर्टल है, महिला की ओर योजना है, ये कोकोनट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम भी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन करना है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है। ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी पैकेज है जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर में, जिसका मेन वर्क है कि रूरल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे प्रमोट किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हमको पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, क्रेडिट लिंक स्कीम है, यहाँ पे सब्सिडी और स्पेशल सब्सिडी पैकेज है इसके अंदर में। इसके अलावा यूनियन बजट 2022-23 के द्वारा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें नाबार्ड के द्वारा उसको फंड या सेटअप करने के लिए जो क्रेडिट है वो दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमको जानकारी मिली कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाए तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसका हम है जो अनटैप कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं उस एनर्जी को, और हमारे हमारी इकोनॉमी के बूस्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा रूरल एरिया जो हमारा एग्रीकल्चर बेस एरिया है उसके द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम और भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं, रूरल इंडस्ट्री मेनली जो स्मॉल स्केल एरियाज़ में ऑपरेट होती है, जिसका मेन जो फंक्शन होता है वो मासेज के लिए यहाँ प्रोडक्शन करना, बल्कि मास बेस नहीं होता है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको अगर हमको प्रमोट करना है तो यहाँ मास बेस प्रोडक्शन अगर हम करेंगे, जो हमारा एक प्रोग्राम भी है कि हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, अचीव करनी है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, हमको सेल्फ यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना है। तो उसके लिए ये रूरल एरिया का जो अगर हम मास बेस प्रोडक्शन करेंगे, नोट बाय द मासेज रेदर देन द मास बेस प्रोडक्शन अगर यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को स्पीड करने में, हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा एक गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव है उसमें भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं यहाँ रूरल एक्सपोर्ट सेक्टर को यहाँ यूज़ करने के लिए, यहाँ रूरल एरिया में बूस्ट लाने के लिए, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये बेसिकली वुमेंस के लिए कुछ स्कीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एरिया में, जो हमने देखा था कि वुमेंस का किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में यूज़ किया जाए। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्क कर रही हैं उनके एम्पावर करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हमने देखा जिसमें स्मॉल बिजनेस जो हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस जो इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना बेसिकली वो है कि रूरल एरियाज़ में जो अफोर्डेबल यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनको, जो ई रिक्शा हैं उनको सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना में, जिसमें महिलाएँ इसको यूज़ कर सकें, चला सकें। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें 13 पॉवर्टी स्टेट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है स्मॉल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू। इसके अलावा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का डेवलपमेंट किया गया है जहाँ पे इनको स्किल दी जाती है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए यूथ को यहाँ पे स्किल दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जिसमें हम बात करें कि महिला किसानों को किस तरीके से बूस्ट करना है, सशक्तिकरण योजना है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जिसके बारे में पता लगा, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है। इसके अलावा हमको पता लगा कि जो उनको ट्रेनिंग से रिलेटेड भी हमको पता लगा यहाँ पे। तो इन स्टूडेंट्स ये कुछ स्कीम्स थी जिनके बारे में हमने देखा, रूरल एरियाज़ में क्या क्या पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट सेक्टर में उसको कैसे यूज़ करना है। वुमेंस का एक स्पेशल चैप्टर है इसके अंदर में, उनके बारे में हमने देखा, वुमेंस से रिलेटेड जो उनका पोटेंशियल जो हम बेसिकली एक्सपोर्ट में
उस प्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो अनलॉकिंग, जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पोटेंशियल है उसको कैसे अनलॉक करना है, तो ये सब कुछ स्कीम्स है जिनके बारे में हमने देखा। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जो हमने देखा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर उसके बाद में देखा थर्ड 5 ईयर प्लान है, फिर कैसे सिडबी का डेवलपमेंट आता है, फिर उसके बाद में हमको देखने को मिला कि यहाँ पे किस तरीके से कि एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें क्रेडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट दिया गया है कि वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो पीपल हैं रूरल एरिया में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पीएम गति स्कीम लाई गई है। इसके अलावा रूरल इनकम को कैसे बूस्ट किया जाए उसके लिए विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रूरल एरिया के अंदर में, जिसके अंदर स्फूर्ति स्कीम आई है, जिसमें जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उनको यूज किया जा रहा है। कोयर विकास योजना है, जिसमें KVIC के द्वारा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं। तो इन सबको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आप इस मैगजीन को एक बार अच्छे से रीड करना। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।